तो चलिए आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खौफनाक और एकदम स्थानीय लड़ाई से जिसने रातों रात एक बहुत बड़े भू राजनीतिक भूकंप की नींव रखी थी। 1971 का युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, ये इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने दक्षिण एशिया के पूरे नक्शे को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी लेकिन बेहद अहम पहाड़ी की लड़ाई से, और फिर देखेंगे कि कैसे ये सब एक बिल्कुल नए देश के जन्म का कारण बना। जरा स्कोट को देखिए, ये उन खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों की असली हकीकत बयां करता है जिनका सामना 21 पंजाब रेजिमेंट के वीर जवानों ने किया था। बस उस मंजर की कल्पना कीजिए, एकदम घुप अंधेरा, हर कदम पर बिछी बारूदी सुरंगें और सामने से आती दुश्मन की भारी गोलाबारी। फिर भी इन जवानों ने अपने ही हाथों से उन माइनफील्ड्स को साफ किया और भारी सुरक्षा वाली नंगी टिकरी पोस्ट पर रात के अंधेरे में सीधा धावा बोल दिया। मतलब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये अदम्य साहस की एक जीती जागती मिसाल थी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये बहादुर सैनिक उस एक खास पहाड़ी पर क्यों लड़ रहे थे? इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें अपने नजरिए को थोड़ा बड़ा करना होगा। हमें ये पूछना होगा कि वो कौन सी विशाल वैश्विक और राजनीतिक ताकतें थीं जिन्होंने उन्हें उस मोर्चे पर ला खड़ा किया। ऐसा क्या हुआ था जिसने दो मुल्कों की सेनाओं को इस कदर एक दूसरे के आमने सामने कर दिया? तो हमारी चर्चा के पहले भाग पर आते हैं, नंगी टेकरी की लड़ाई और दिसंबर 1971 में पुंछ सेक्टर की जमीनी हकीकत। अब जो बात इस हमले को वाकई दिलचस्प बनाती है वो है इसकी भयंकर सामरिक कठिनाई। ये कोई आम चढ़ाई बिल्कुल नहीं थी। दरअसल इस हमले का मेन टारगेट पाकिस्तानी सेना को उस ऊंचाई से हटाना था जहां से वो भारतीय चौकियों और पुंछ नदी के इलाके पर बड़ी आसानी से नजर रख रहे थे। 10 दिसंबर की उस रात को अल्फा और ब्रावो कंपनियों ने जो हमला किया, वो भी तोपखाने के एकदम सटीक गोलाबारी के बीच। सच में ये सैन्य रणनीति और बेखौफ बहादुरी का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन था। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं इस संघर्ष की असल उत्पत्ति को। कैसे एक छोटा सा सीमा विवाद एक बड़े राजनीतिक गतिरोध का नतीजा था। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे एक देश की एकता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कहानी शुरू होती है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच की 1000 मील की उस विशाल भौगोलिक दूरी से। फिर आता है 1970 का चुनाव, जहां शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग एक शानदार निर्णायक जीत हासिल करती है। लेकिन सत्ता सौंपने की बजाय राष्ट्रपति यहया खान की सेना 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से एक बेहद विनाशकारी सैन्य कार्रवाई शुरू कर देती है, और बस यहीं से एक नई निर्वासित सरकार की नींव पड़ती है। इसके बाद जो भयंकर मानवीय संकट खड़ा हुआ उसका अंदाजा लगाना भी विचलित कर देता है। 1 करोड़, जी हां, 1 करोड़, ये वो विशाल आंकड़ा है जितने बंगाली शरणार्थियों को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर सीमा पार करके पूर्वी भारत में शरण लेनी पड़ी। जरा सोचिए, इस बेतहाशा भीड़ ने भारत के संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर कितना भारी दबाव डाला होगा। इस अभूतपूर्व विस्थापन और भीषण हिंसा की खबरों ने जन्म दिया मुक्ति वाहिनी को। ये एक बेहद मजबूत प्रतिरोध बल था जिसमें आम नागरिक और गुरिल्ला लड़ाके दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। जल्द ही भारतीय सेना और रॉ जैसी एजेंसियों ने शरणार्थी शिविरों में इन लड़ाकों को ट्रेनिंग और सपोर्ट देना शुरू कर दिया ताकि वे अपनी आज़ादी की ये लड़ाई खुद लड़ सकें। आइए अब अपनी चर्चा के तीसरे भाग में चलते हैं, कई मोर्चों पर युद्ध। देखते हैं कि कैसे यह सब एक चौतरफा युद्ध में बदल गया। यहां हम दोनों मोर्चों की रणनीतियों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष अंतर देख सकते हैं। पश्चिमी मोर्चे पर भीषण सीमा संघर्ष हुए। लोंगेवाला जैसे इलाकों में टैंकों से बड़े हमले हुए, जिनका भारतीय सेना ने वहीं डटकर सामना किया और जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। लेकिन इसके उलट पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना की रणनीति बिल्कुल अलग थी। वहां उन्होंने ढाका को घेरने के लिए एक बेहद तेज ब्लिट्सक्रेग रणनीति अपनाई। मतलब दुश्मन की मजबूत चौकियों को किनारे छोड़ते हुए सीधा और तेजी से राजधानी की तरफ बढ़ना। और हां, ये युद्ध सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। दोनों देशों ने हवा और समंदर में भी पूरे जोर शोर से ऑपरेशंस किए। भारतीय नौसेना का वो मशहूर ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसने अचानक मिसाइल हमला कर कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया, और फिर INS विक्रांत की वो नौसैनिक नाकेबंदी, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह से अलग थलग कर दिया।
दुर्भाग्य से इस दौरान पीएनएस गाजी और आईएनएस खुखरी जैसी पनडुब्बियों के डूबने की दुखद घटनाएं भी हुईं। वहीं आसमान में भारतीय वायुसेना ने 4000 से ज्यादा उड़ानें भरकर अपना पूरा दबदबा कायम कर लिया। अब आते हैं चौथे भाग पर, वैश्विक महाशक्तियों की भूमिका। क्योंकि जैसे जैसे ये लड़ाई तेज हुई, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का ध्यान भी इस ओर खिंच गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इन निष्पक्ष पहलुओं को देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। दक्षिण एशिया उस वक्त शीत युद्ध का एक बिसात बन चुका था। अमेरिका और चीन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, ताकि वे इस क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रभाव को रोक सकें। अमेरिका ने तो बंगाल की खाड़ी में अपना मशहूर टास्क फोर्स 74 तक भेज दिया था। लेकिन दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भारत को अपनी शानदार रणनीतिक मदद दी और अमेरिकी जहाज़ों को रोकने के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दीं। और अंत में भाग 5, आत्मसमर्पण और इसका स्थायी प्रभाव। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक युद्ध का क्लाइमैक्स क्या रहा। चौतरफा हमलों से घिरी हुई और बिना किसी हवाई सपोर्ट के पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के हालात बेहद खराब हो चुके थे। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था और आखिरकार बिना कोई और विरोध किए पाकिस्तान की पूर्वी कमान ने सरेंडर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका रेस कोर्स में लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए और इसके साथ ही ये युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। महज 13 दिन और युद्ध समाप्त। एक पल के लिए जरा इन विशाल आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस टेबल से पता चलता है कि लगभग 90,000 कर्मियों को युद्धबंदी बना लिया गया था। 90,000। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और इसमें सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि अर्धसैन्य बल, नौसेना, वायुसेना और यहां तक कि नागरिक सरकार के अधिकारी भी शामिल थे। इतिहासकारों के आकलनों को देखें तो ये सैन्य नुकसान हर मोर्चे पर बेहद गहरा था। इस चार्ट में साफ दिखता है कि प्रतिशत के हिसाब से उस समय पाकिस्तान की रक्षक क्षमताओं को कितनी भयंकर चोट पहुंची थी। उनकी नौसेना ने अपनी आधी ताकत यानी 50% हिस्सा खो दिया था। सेना और वायुसेना का नुकसान भी काफी भारी था। और अब बात करते हैं इसके दूरगामी परिणामों के। इस युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया। एक राष्ट्र हमेशा के लिए बंट गया और बांग्लादेश के रूप में एक बिल्कुल नए स्वतंत्र देश का जन्म हुआ। इसके बाद 1972 के शिमला समझौते ने पश्चिमी सीमाओं पर कब्जा की गई जमीन को लौटाकर हालात शांत किए। लेकिन एक बात साफ थी, इस युद्ध ने भारत को दक्षिण एशिया में एक सबसे बड़ी सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। वहीं पाकिस्तान में इस हार के कारणों की तह तक जाने के लिए हमूद रहमान आयोग का गठन किया गया। जैसे ही स्रोतों पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा समाप्त होती है, यहाँ एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है जिस पर हमें सोचना चाहिए। 1971 के युद्ध की वो गूंज, चाहे वो सीमाओं का निर्धारण हो या कूटनीतिक गठबंधन, आज भी हमारे आधुनिक दक्षिण एशिया की भू राजनीति को किस तरह आकार दे रही है। इस एक सवाल का जवाब आज के परिदृश्य को समझने के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है।